अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब से एक नए चैप्टर का मुताला करने जा रहे हैं। चैप्टर का उन्वान है महात्मा गांधी की कहानी, सफ़ा नंबर 121। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। तब तक एक रिक्वेस्ट बस इतना है कि वीडियो मुकम्मल देखिए। एक वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं तो YouTube हमारी वीडियोस को 10 नए लोगों तक भेजेगी। तो इस मामले में हमारा साथ दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रसाई हो, हम पहुँचें। ठीक है, तो चलते हैं अब सबक की तरफ। महात्मा गांधी की कहानी, उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी इसके राइटर हैं और तर्जुमा उर्दू में किया है मोहम्मद शकील अशरफ ने। मोहम्मद शकील अशरफ का तर्जुमा है। अब हम लोग चलते हैं सबक की तरफ। यहाँ उमा शंकर जोशी के हवाले से कुछ बात बता दें कि ये गांधीयाई उलूम में माहिर हैं, अच्छी दस्तावेज़ रखते हैं गांधी जी की ज़िंदगी और उनके अफकार पर। गुजराती अदब के मारूफ शायर, स्कॉलर और अदीब थे। गुजराती अदब में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले मुसन्निफ भी उमा शंकर जोशी ही हैं। आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में वाइस चांसलर भी रहे और यहाँ उन्होंने टैगोर की ज़िंदगी और उनके अफकार पर भी काफ़ी तहकीक की और उस पर भी इनको अच्छी खासी दस्तावेज़ हासिल है। राज्यसभा के रुकन भी बने और साहित्य एकेडमी के सदर भी रहे। तो ये उमा शंकर जोशी साहब की ज़िंदगी का हल्का सा टच देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए कहानी कई पार्ट में, 4 पार्ट में कहानी है। देखिए 3, ये 4 पार्ट में ज़िंदगी के अलग अलग गोशों को सामने लाया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे। ये आज जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो ये भी इत्तेफाक की बात है कि आज 30 सितंबर है ना। कल 1 और सोमवार को 2 अक्टूबर होने जा रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, गांधी जी की यौम पैदाइश है, सालगिरह का दिन है। बहरहाल तो हम लोग सालगिरह से पहले ही गांधी जी को याद कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। मोहन फितरतन इंतहाई शर्मीला था। मोहन असल में गांधी जी का असल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, वहीं से मोहन लिया गया। ठीक है, उनको पुकारा जाता था मोहन के नाम से। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजते ही वो अपनी किताबों को समेटते हुए घर की जानिब दौड़ पड़ता था। दूसरे कुछ बच्चे रास्ते में गपशप करते हुए चलते, कुछ रास्ते में खेल कूद करते, कोई नाश्ता करता, लेकिन मोहन इधर उधर दाएं बाएं देखने के बजाय सीधा अपने घर की जानिब दौड़ता था। उसे हमेशा ये डर सताता कि दूसरे बच्चे उसे रास्ते में रोककर उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये गांधी जी के बचपन की बात है। बचपन में जो बच्चे दूसरे बच्चों के निस्बत में थोड़े कम चालाक होते हैं, तेज़ नहीं होते, कम तेज़ होते हैं, तो लोग ऐसे बच्चों का मजाक बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि उस बच्चे के अंदर खूबियाँ भरी हुई हैं। तो गांधी जी ऐसे ही बच्चों में से थे जो बहुत तेज़ नहीं थे। ठीक है, असल में तेज़ी आती कहाँ से है? तेज़ी आती है मेल जोल से। समाज में हम लोग रोज़ मैदान जा रहे हैं, रोज़ जो है इधर उधर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, इस तरह से बच्चे तेज़ हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे घर में रहते हैं, जिनको बाहर निकलने का मौका कम मिलता है, वैसे बच्चे ज़हीन बहुत होते हैं लेकिन उतना तेज़ नहीं हो पाते। ठीक है, तो स्कूल में कभी कभी उनका मजाक बन जाया करता है।
ठीक है, उनके अल्हड़पन की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से। बहरहाल एक दिन स्कूल में एक दिन इंस्पेक्टर आए। इंस्पेक्टर मतलब स्कूल के इंस्पेक्टर, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उनका नाम मिस्टर गाइल्स था। उन्होंने मोहन की जमात में आकर बच्चों को अंग्रेज़ी के 5 अल्फाज लिखने को कहा। फ़कत एक लफ्ज़ केटल के अलावा बाकी सभी अल्फाज मोहन ने दुरुस्त लिखा। केटल गलत लिख दिया उन्होंने, ठीक है। मास्टर साहब ने जब देखा कि मोहन लफ्ज़ केटल नहीं लिख सका है, तो उन्होंने इंस्पेक्टर की नज़रों से बचते हुए मोहन को इशारे से कहा कि वो पास के लड़के के स्लेट से नकल कर ले। लेकिन मोहन खामोशी से बैठा रहा। जमात के तमाम बच्चों ने तमाम अल्फाज सही लिखे, जबकि मोहन ने 4 अल्फाज ही सही लिखा था। ओहो बात समझ में आ गई। मोहन की शराफत इस बात को गवारा नहीं कर रही थी कि वो दूसरे बच्चों का नकल करे, ठीक है। तो मोहन ने क्या किया, जितना मेरा सही है हम उतना ही है, हम दूसरे का नहीं देखेंगे भाई, ठीक है। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि तमाम बच्चों का सही। अब एक ही बच्चे का गलत हुआ तो जाहिर सी बात है कि निशाना तो बनेगा। चलिए आगे क्या हुआ। इंस्पेक्टर के जाते ही मास्टर जी मोहन पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, हमने तो आंखों के इशारे से कहा था कि पास के लड़के के स्लेट से देखकर नकल कर दो। ऐसा लगता है तुम्हें नकल करना भी नहीं आता। पूरी जमात हंसी से लोटपोट हो गई, है ना। अभी मुझे भी हंसी आ गई थी, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, इबरत लेने वाली बात है। असल में कुछ लोगों ने कहा कि सर आप ज़बरदस्ती की हंसी हंसते रहते हैं, आप तो बहुत संजीदा आदमी हैं। मेरे भाइयों का कहना है कि आप इतना संजीदा वीडियो बनाइएगा तो फिर बच्चे देखेंगे नहीं। अब बच्चे कहते हैं कि आप इतना आप ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हैं। भाई ज़बरदस्ती की हंसी नहीं है, हंसी आने वाली बात थी इसलिए हंसी आ गई। अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती हंसना नहीं है, ठीक है। चलिए, हर बात पर ध्यान रखना पड़ता है ना। इतना आप लोग तवज्जो देते हैं, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। चलिए, घर वापस आकर मोहन के दिल में इस बात के लिए कोई दुख नहीं था। उसने सही समझा था कि जो भी किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। हालांकि इस बात से उसे ठेस पहुंची थी कि मास्टर साहब ने खुद उसे नकल करने को कहा, जबकि वो नकल रोकना उन पर लाजिम था। आगे बात समझ में। नकल रोकना तो टीचर की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब स्कूल के इज़्ज़त का मामला होता है, जब इंस्पेक्शन में लोग आ जाते हैं, तो टीचर भी अमूमी सोच की तरफ ढल जाता है। वो भूल जाता है कि भाई जो होना है, बच्चों की जो सलाहियत है वही सामने आए। वो कोशिश करता है कि नहीं, स्कूल का रिपुटेशन नहीं बर्बाद हो, गलत पैगाम नहीं जाए, ऐसा नहीं हो कि झड़की सुनना पड़ जाए टीचरों को, है ना। तो टीचर ने कोशिश की, मगर टीचर नाकाम रहे। गांधी जी अपने ज़िद के पक्के थे, इन्होंने नकल नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। ये पहली कहानी थी, बहुत ज़बरदस्त मालूमाती। अब उनकी ज़िंदगी का दूसरा गोशा। गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में फिनिक्स नामी मुकाम पर एक आश्रम बनवाया था। गांधी जी का आश्रम गुजरात में भी है, और वो सूत काटते थे, वैसे ही बना हुआ है। और बैरून मुमालिक से जब लोग मेहमान आते हैं तो वहाँ पे दौरा करवाया जाता है, वहाँ जाकर के लोग देखते हैं। बहरहाल आश्रम के बच्चों के लिए एक स्कूल भी कायम किया गया। वहाँ बापू बच्चों को अपने तरीके से तालीम देना चाहते थे। दूसरे स्कूलों के इम्तिहानों में जिस तरह से नंबर दिया जाता था, वो उनके लिए तशफ़ी बख्श नहीं था। आश्रम के स्कूल में वो बच्चों को सही तालीम देना चाहते थे, ऐसी तालीम जिससे बच्चों के इल्म में इजाफ़ा हो और इखलाक में बेहतरी आए।
तो तालीम के हवाले से भी गांधी जी की एक अलग सोच थी, और वो दस्तकारी पर मुबनी तालीम के हक में थे। ठीक, वो चाहते थे कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हुनर सीख के निकलें, ताकि उनको ज़िंदगी में, आगे की ज़िंदगी में दुश्वारियों का सामना नहीं हो, कुछ ना कुछ रोज़गार मैसर रहे। हालांकि वो तरीका आज़ाद हिंदुस्तान में अपनाया नहीं जा सका, हकीकत यही है। अपनाने की कोशिश की गई, वर्क एजुकेशन लाया गया और भी बहुत कुछ किया गया, लेकिन शायद कामयाब नहीं हुआ। चलिए अब गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। इम्तिहान में नंबर देने का उनका तरीका भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। सभी बच्चों से एक ही किस्म के सवाल किए जाते। लड़के और लड़कियां एक ही जमात के तालिब इल्म होते, लेकिन अक्सर बेशतर जो बच्चे कम नंबर लाते वो उनकी तारीफ़ करते, और जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाते हासिल करते उनको डांटते। तो ये बड़ी अजीब गरीब बात है कि नहीं? टीचर हजरात तो तारीफ़ करते हैं उनकी जिसका नंबर ज़्यादा आता है ना, आप लोग भी देख रहे होंगे अपने क्लास में। मगर गांधी जी उल्टा करते थे, जिसका कम आता नंबर उसको, उसकी तारीफ़ करते, उसकी हौसला अफजाई करते, और ज़्यादा नंबर आने वाले को डांटते। असल में उसूल भी यही है कि जो जानता है, जो महारत रखता है, उससे बाज़पुर्स किया जाए कि क्यों गलत हुआ, क्यों नहीं कर सके, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना। लेकिन जो जानता नहीं है उसको अगर डांटा जाएगा तो बेचारा हिम्मत हार जाएगा, फिर पढ़ेगा कैसे। तो गांधी जी का उसूल आज भी हमारे यहाँ स्कूलों में नाफिज नहीं है। आगे चलिए। उनके नंबर देने के इस तरीके को बच्चे ठीक समझ नहीं पाते। एक दिन एक लड़के ने सवाल किया कि सही जवाब लिखने पर भी नंबर क्यों कम मिलता है। जवाब में गांधी जी ने उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना नहीं चाहता कि कौन ज़्यादा अक्लमंद है, उसी एतबार से मैं नंबर भी नहीं देता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा जो जिस मुकाम पर था वो उस मुकाम से कितना ऊपर उठा है। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखा बच्चों, और बच्चों से ज़्यादा ये बात तो टीचर के लिए अहम है। अभी टीचरों को कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन करना पड़ रहा है। तो ये जो करना पड़ रहा है वो गांधी जी उस ज़माने में करते थे। पिछली बार का रिकॉर्ड उनके पास होता था, उसमें बेहतरी जिसकी आई वो ठीक है, और जिसकी बेहतरी नहीं आई पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले रिकॉर्ड में एक बच्चा बहुत अच्छा किया, अब इस बार अच्छा नहीं कर सका, तो डांट सुनेगा कि नहीं। तो हमेशा यही करते थे। चलिए आगे चलते हैं। कौन कितना सीख पाया। कम अकल बच्चे को मात देकर अक्लमंद बच्चा अगर अपनी बड़ाई करता फिरता है और ये समझे कि कोई उसका मुकाबिल नहीं, तो उसकी अकल जाती रहती है, गुरूर पैदा हो जाता है। गुरूर पैदा हो जाने से उसे ये महसूस होता है कि पढ़ाई लिखाई में और मेहनत की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनमें लगन होती है, जो पूरी मेहनत करता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। इसी को हम ज़्यादा नंबर देते हैं। आगे बात समझ में। तो ये सही तरीका हुआ जांचने का, बच्चों के इवैल्यूएशन का सही तरीका। जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाते थे उस पर वो कड़ी नज़र रखते थे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं कि नहीं। उसी तरफ उनका हमेशा ख्याल रहता। ज़्यादा नंबर पाने से अगर उनका दिमाग ख़राब हो तो इसमें क्या उनकी भलाई होगी। यही बात वो बच्चों में जहन नशीं करना चाहते थे। जिस बच्चे की अकल भले ही ज़रा कम होती, लेकिन सख्त मेहनत से अगर वो ज़्यादा नंबर पाता तो बापू कहते शाबाश बहादुर बच्चा। ठीक है, तो आप लोग भी बहादुर बच्चे बन रहे ना।
आपको भी टीचर कहे शाबाश, कितना अच्छा लगता है शाबाश कोई कहता है तो, जब कोई तारीफ करता है तो। हाँ, आगे। अब ये गांधी जी की ज़िंदगी का तीसरा गोशा है। अच्छा, हम सवाल तो करना भूल ही गए, चल आखिर में करते हैं सवाल, ठीक है। हम अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ बोल बाल नहीं रहे भाई, जो बुक में है आपको पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ, जहाँ पे महसूस हो रहा है कि तफसीर की हल्की फुल्की ज़रूरत है, बस वही, ठीक है। तो अब आप शिकायत मत कीजिएगा कि सर आप पढ़ाते नहीं, जितना नहीं है उतना तो बोलते हैं। चलिए, अब तीसरा हिस्सा। छोटे छोटे बहुत से बच्चे बापू से मिलने उनके पास आते थे। बापू का लिबास देखकर एक दिन एक छोटे बच्चे को बहुत दुख हुआ। हाँ, बापू का लिबास बहुत आम सा होता था, और उन्होंने जब आज़ादी की तहरीक शुरू की तो बस धोती पहनना शुरू कर दिया। तो वाकई में इतना अजीम इंसान और कपड़े इतने सादा, है ना। तो एक छोटा बच्चा उनसे मिलने आया, और मिलने के बाद उसको बहुत दुख हुआ। हालांकि बापू एक अजीम शख्सियत हैं, फिर भी उनके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं था। खामोश न रहकर वो बच्चा एक दिन ये पूछ बैठा, आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते बापू जी? अच्छा, बापू जी के बदन पे कपड़ा नहीं था। कपड़ा का मतलब सिला हुआ कपड़ा, शर्ट जैसे है, पैंट जैसे है, हम लोग पहनते हैं जो, है ना। तो गांधी जी तो धोती पहनते थे, वो सिला हुआ नहीं है। या हुज्जाज किराम हज पे जाते हैं तो वो एहराम जो बांधते हैं तो बस कपड़ा रहता है, उसको सिला हुआ कपड़ा नहीं रहता है, ठीक है। तो बहरहाल गांधी जी धोती से काम चलाते थे। उनकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, गौर से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे को प्यार करते हुए बापू ने कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा जो मैं कपड़े पहनूंगा। मैं बहुत गरीब हूँ, कपड़े खरीद सकूँ इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। मज़ेदार मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। सुना बच्चों, गांधी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, ये इनकिसारी है, ठीक है। इनकिसारी में आदमी इस तरह की बात कहता है, मेरे बस का कहाँ है फला काम करूं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दिया, कह दीजिए मैं भी तुम जैसा बशर हूँ, मगर मुझ पर मुसलसल वही आती है। तो ये इनकिसारी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है या कपड़े ख़रीदने की सलाहियत उनमें नहीं है, सलाहियत है, लेकिन इस तरह से इज जाहिर करने के लिए लोग बोलते हैं। बच्चे का दिल पिघल गया, उसने बेसाख्ता कह दिया कि मेरी अम्मी को कपड़ा सीने आता है, देखिए न मेरे तमाम कपड़े वही सिलाई करती हैं। मैं अपनी अम्मी से कहकर आपके लिए भी कपड़े सिलवा दूंगा, लेकिन आप उन कपड़ों को पहनेंगे ना बापू? बापू ने पूछा, कितने कपड़े सिल देंगी तुम्हारी अम्मी? बच्चे ने कहा, 1 2 3। कितने चाहिए आपको? आपको जितना भी चाहिए मेरी अम्मी सिल देंगी। बच्चे ने सोचा कि गांधी जी एक आदमी के लिए कितना कपड़ा, 2 से 3 कपड़ा काफ़ी होगा, है ना। गांधी जी कितना कहेंगे? 3 कहेंगे। बापू थोड़ी देर सोचकर बोले, लेकिन बेटा मैं अकेले इंसान तो नहीं हूँ, अकेले अकेले कपड़े कैसे पहन लूँ? बच्चे ने कहा, अच्छा अब बताइए आपको कितने कपड़े मिलेंगे, तब मसला हल होगा। मैं उतना ही अम्मी से सिलवा दूंगा। बोलिए ना बापू, कितने चाहिए आपको?
बच्चे की ख्वाहिश देखकर बापू ने कहा, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं। हाँ, 40 करोड़। ऐसा होता है लीडर। आज के लीडर हम बनेंगे करोड़पति। बाकी सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। लीडरों को बस अपने मुफाद से मतलब है, चाहे काउंसिलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, ठीक है, उनको रियायत से लेना देना कम ही रहता है। लेकिन गांधी जी की सोच देखिए आपको। गांधी जी की सोच है कि मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक सब पहन नहीं लेते हम कैसे पहन लें। चलिए आगे। जब तक उनमें से एक के भी जिस्म पर कपड़े ना हो मैं कैसे कपड़े पहनूंगा। अब बोलो तुम्हारी अम्मी क्या हम सबों के लिए कपड़े सिल कर दे पाएंगी। ये कहकर बापू बच्चे की जानिब एकटिक देखते रहे। बच्चा सोचता रहा 40 करोड़ भाई बहन, तब तो बापू ठीक ही बोल रहे हैं। जब तक उनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते बापू कपड़े कैसे पहनेंगे। वो तो सबसे बड़े हैं, सबके बापू हैं। अब इस मासूम बच्चे को ये समझ आया कि पूरा ख़ानदान ही बापू का ख़ानदान है, पूरा मुल्क ही बापू का ख़ानदान है। सॉरी, देखा बच्चों। अब बच्चा लाजवाब हो गया, उसको समझ में आ गया कि गांधी जी एक आम शख्स नहीं है, पूरा मुल्क उनका ख़ानदान है। आगे, मुल्क का हर शहरी उनका दोस्त है। बापू सबके साथी और सबके रफ़ीक हैं। सिर्फ एक कपड़े से उनके मसले का हल कैसे होगा। यहाँ एक बात बताना चाहेंगे बच्चों, बापू किसको कहते हैं। बापू अब्बा को कहते हैं। किसको कहते हैं, वालिद को। और हमारी कौम जो हिंदुस्तानी कौम है उसके वालिद हैं मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी। इनको बाबाए कौम भी कहा जाता है। ठीक, इस्लाम में भी है कि हमारे कई वालिद हैं, 3 वालिद तो कम से कम हैं। एक वो जो दुनिया में हमको लाते हैं माँ बाप, एक जो तालीम देते हैं, और एक जहाँ से हमारा निस्बती रिश्ता होता है, हम शादी ब्याह जहाँ करते हैं वो भी वालिद होते हैं। इस्लाम में उसी तरह है कि हमारे तमाम मुसलमानों के 2 वालिद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम और अली इस मिल्लत के वालिद हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। अब गांधी जी की ज़िंदगी के चौथे गोशे की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या कहानी है इसको देखते हैं। ठीक है, चरखा कमेटी के कामों के खातिर इमदाद इकट्ठा करने के लिए शहर शहर और गांव-गांव घूम रहे थे। कौन घूम रहा था, गांधी जी। इसी दौरान एक दिन वो उड़ीसा पहुंचे। एक मजलिस में बैठकर गांधी जी तकरीर कर रहे थे। तकरीर के अख्तिताम पर एक नहायत गरीब कमज़ोर ज़ईफ़ा ने सामीन के दरमियान से उठकर स्टेज की जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाया। ज़ईफ़ा के बाल बिल्कुल सुनहरे थे, कमर कमान की मानिंद टेढ़ी हो चुकी थी, जिस्म पर कपड़े तार थे। कहीं वो गांधी जी पर धावा ना बोल दे, इसलिए उसे रोकने की गर्ज से हा हा करके रज़ा कारान उनके पीछे लपके। लेकिन वो लड़ते झगड़ते किसी भी तरह हर मुमकिन कोशिश करते हुए बापू के पास जा पहुंची। ज़ियारत करने आई हूँ, ये कहकर बापू के कदमों के खाक ली और अपने गांठ से एक अधेला पैसा निकालकर बापू के पास रखकर चली गई। उस अधेले को गांधी जी ने उठाकर अपने पास रख लिया। आज भी यात्रा में जाते हैं लोग, यात्रा उर्दू में ज़ियारत बोलते हैं और हिंदी बंगाली का टर्म है यात्रा।
यात्रा मतलब किसी मजहबी मुकाम की सैर के लिए जाना, जैसे मुसलमान हज के लिए जाते हैं, करबला नजफ़ जाते हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी लोग बहुत बड़ी तादाद में अजमेर शरीफ जाते हैं, ये हुआ ज़ियारत। तो ज़ियारत में जो लोग जाते हैं तो वो अपनी तरफ से हाँ कुछ चंदा वगैरह भी देते हैं, मदद। तो उसने क्या किया, ज़ियारत किया और एक अधेला पैसा निकालकर बापू के पाँव के पास रख दिया। उसको गांधी जी ने अपने पास रख लिया। कितनी अहमियत देते थे गांधी जी। चरखा कमेटी की तमाम हिसाब किताब सेठ जमनालाल बजाज रखा करते थे। जब उन्होंने तहवील में जमा करने के लिए उस पैसे को मांगा तो बापू ने देने से इनकार कर दिया। जमुना जी हंसते हुए बोले, चरखा कमेटी के नाम का हज़ारों रुपए का चेक मैं खुद लेता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करके ये अधेला मुझे नहीं दे पा रहे हैं। गांधी जी ने कहा, ये अधेला उन हजार रुपए के मुकाबले ज़्यादा कीमती है। किसी के पास अगर 1,00,000 2,00,000 रुपए हों और वो उनमें से दो 1,000 दे दे तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शायद उस ज़ईफ़ा की कुल पूंजी यही थी, अधेला थी, जो पूरी की पूरी खैरात कर दी। किस कदर सखी और कितना बड़ा दिल है उसका, कितनी बड़ी है उसकी कुर्बानी। इसलिए उस अधेले की कीमत मेरे नज़दीक करोड़ों रुपयों से ज़्यादा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या सवाल यहाँ निकल सकता है। हालांकि हमने इससे पहले जो पढ़ाया तो सवाल जवाब हमने नहीं कराया जो बुक में था। असल में गार्जियन और बच्चों की तरफ से बात यही आई कि जो है सर अपनी तरफ से ज़्यादा टाइम मत लॉस कीजिए, जल्दी जल्दी करवाइए। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चल रहा है। कई स्कूल बहुत पीछे हैं सबक के लिहाज से, कई स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई टेंशन नहीं है, सवाल जवाब करना नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि कुछ बातें आप लोगों से कुछ तबादला ख्याल होना चाहिए इसमें, है ना, लेकिन मुख्तसरी में, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। कुछ तो हमने आप लोगों से पढ़ाने के दौरान में किया ही है। चलिए तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। क्या सवाल कहाँ से उठ सकता है। अच्छा, यहाँ पहला सवाल, मोहन किसका नाम है? महात्मा गांधी का नाम है। मोहन का फुल फॉर्म क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और 2 अक्टूबर आपका 2 दिन के बाद ही आने वाला है। चलिए आगे। इत्तेफाक से मेरा भी बर्थडे उसी दिन है, 2 अक्टूबर। चलिए, स्कूल में छुट्टी की घंटी बजते ही किताबों को समेटकर घर की जानिब कौन दौड़ पड़ता था? गांधी जी। गांधी जी क्यों दौड़ पड़ते थे? इसलिए कि उन्हें इस बात का डर सता रहा होता था कि रास्ते में रोककर बच्चे मजाक उड़ाएंगे। स्कूल में एक दिन इंस्पेक्टर आए। उनका नाम क्या था? उनका नाम मिस्टर गाइल्स था। उन्होंने बच्चों को ज़बानी लिखवाया। क्या वर्ड था जो गांधी नहीं लिख पाए? गांधी जी सही, वो लफ्ज़ था केटल। उस्ताद ने क्या किया था? उस्ताद ने कहा था कि बगल के बच्चे का नकल कर लो, लेकिन मोहन ने नहीं किया। उस्ताद जब बहुत बरहम हुए तो क्या हुआ? पूरी जमात हंसी से लोटपोट हो गई। महात्मा गांधी को इस बात की तकलीफ तो थी, लेकिन उनका सोच ये था कि हमने जो किया सही किया। चलिए, और ये भी सोचते
कि टीचर का काम था नकल रोकना, लेकिन वो उल्टा हमको नकल करने बोल रहे थे। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। जो सवाल मेरे जहन में आया हमने कर लिया। गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में आश्रम बनवाया था। किस जगह बनवाया था? फिनिक्स नामी जगह पर। आश्रम में क्या क्या था? तो आश्रम में एक स्कूल भी था। वहाँ गांधी जी खुद तालीम देते थे, लेकिन वहाँ का तालीम का निज़ाम अलग था। क्या अलग था तालीम के निज़ाम में? एक मामला ये था कि जिस तरह से नंबर दिया जाता, वो गांधी जी दूसरे स्कूल में जिस तरह नंबर दिया जाता था, वो तरीका गांधी जी फॉलो नहीं करते थे। और दूसरा ये कि वो कम नंबर लाने वाले की बाज़ दफ़ा तारीफ कर रहे होते थे, जबकि ज़्यादा नंबर लाने वाले को डांट रहे होते थे। ऐसा होता था। क्यों होता था? इसलिए कि वो रेगुलर तज्जिया कर रहे होते थे कि बच्चा में कितनी बेहतरी आई। तो उनको पता चल जाता था कि पिछले बार इस बच्चे ने ज़्यादा बेहतर किया था, इस बार बेहतर नहीं किया। तो तेज़ बच्चा उस वजह से डांट सुन रहा होता था, जबकि कमज़ोर बच्चा जिसने ख़राब किया था इस बार अच्छा किया तो तारीफ उसकी हो रही होती। ये तरीका अब नाफिज किया गया है स्कूलों में, ठीक है। उसके अलावा हमने पहले ही बताया था आप लोगों से कि गांधी जी दस्तकारी के तालीम के हक में थे। वो चाहते थे कि बच्चों को खानदगी और नुमरेसी के अलावा, गिनती और पढ़ना सिखाने के अलावा हुनर भी दिया जाए, लेकिन ये सिलसिला कामयाब नहीं हुआ, बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अच्छा, गांधी जी को किस बात का ये था? वो तेज़ बच्चों का गुस्सा किस लिए होते थे? उसका एक रीज़न ये भी था कि कहीं उनके अंदर गुरूर ना आ जाए कि हम ज़्यादा जानते हैं। अगर गुरूर आ गया तो क्या होता है? उसकी अकल जाती रहती है, ठीक है। जिस बच्चे का नंबर ज़्यादा होता पिछली बार की मुनासबत से, तो उसको क्या कहते थे बापू? शाबाश बहादुर बच्चा। क्या कहते थे? शाबाश बहादुर बच्चा। अब तीसरे हिस्से में आते हैं। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई है, सबसे ज़्यादा यही कहानी मुझे पसंद आई। इस कहानी में क्या हुआ? इस कहानी में ये हुआ कि गांधी जी कोई सिला हुआ कपड़ा पहनते नहीं थे, ठीक है, एक धोती को बस लपेट लेते। तो एक बच्चे को बहुत अफसोस हुआ, उसने गांधी जी से सवाल किया। क्या सवाल किया? कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो गांधी जी ने बच्चे की मुनासबत से जवाब दिया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं कपड़े खरीद सकूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी अम्मी से सिलवा देता हूँ, आप पहन लीजिएगा। गांधी जी ने यह सुनकर क्या कहा? उन्होंने पूछा कि कितने कपड़े तुम्हारी अम्मी सिल देंगी? तो बच्चे ने कहा 1 2 3। बोलिए कितना सिलना है? तो गांधी जी ने कहा कि बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, और जब तक एक के भी जिस्म पर कपड़े ना हो मैं कैसे पहनूंगा? बहुत बड़ी बात गांधी जी ने कही। बच्चा का दिमाग घूम गया। बच्चा बोला कि अरे बाबा रे, ये बात है, तब तो मेरी अम्मी सीने से रही। अब बच्चे को समझ में आ गया था कि पूरा मुल्क ही बापू का ख़ानदान है, मुल्क का हर शहरी उनका दोस्त है, बापू सबके साथी और सबके रफ़ीक है। ऐसे ही गांधी जी को बापू नहीं कहा जाता है। आई बात समझ में? गांधी जी को बापू कहने की वजह है उनका कौम से लगाव। अब चरखा कमेटी का एक मामला है, उसके बाद चौथा, ये भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम गोशा है। उड़ीसा गए, तकरीर कर रहे थे, एक ज़ईफ़ा आने लगी, उसको रोकने की कोशिश करने लगे। जाहिर सी बात है, ज़ईफ़ा है, गरीब है, कपड़े भी वैसे ही होंगे, तो लोग
गरीबों को देख के समझ लेते हैं कि कहीं कुछ नुकसान नहीं कर दे, ज़रा रिश्ता नहीं हो, फसाद का बास नहीं बने। हालांकि गरीब ज़्यादातर वैसे नहीं होते, ठीक है। तो बेचारी पहुंच के उसने ज़ियारत की, ज़ियारत करके उसके पास जो था सिक्का, वो सिक्का उसने दे दिया। गांधी जी ने वो सिक्का उठा लिया। जब वो सिक्का मांगा गया कमेटी की तरफ से तो गांधी जी ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिक्का मेरे लिए करोड़ों से ज़्यादा कीमती है, ठीक है। और क्या सवाल हो सकता है? हाँ, गांधी जी ने चरखा कमेटी को अधीला सिक्का देने से मना क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि ये अधीला उन हजार रुपयों के मुकाबले ज़्यादा कीमती है। किसी के पास 1,00,000 2 लाख रुपए हों तो 2-1 हज़ार दे दे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शायद इस ज़ईफ़ा की कुल पूंजी यही अधीला थी जो पूरी की पूरी खैरात कर दी। तो कैसा लगा आज का सबक ज़रूर बताइएगा, लिख दीजिएगा। आपको पढ़ाना नहीं आता, लंबा टाइम ज़ाय करते हैं, मज़ा नहीं आया सर, और क्या क्या हो सकता है बोलिए। अरे कुछ कमेंट्स भी कीजिए, बिल्कुल कमेंट्स नहीं आ रहे इधर, ठीक है। अच्छा, बहुत जल्दी ईवीएस फिर शुरू होने वाला है। असल में ईवीएस, इंग्लिश, मैथ को हमने रोक दिया था। शुरू में लेकर चल रहे थे साथ में, पता चला कि कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग थर्ड टर्म को पूरे तौर पर, ठीक है। इसलिए कि एक वीडियो में काफ़ी वक्त लगता है और उसके ताल्लुक़ से कुछ काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लेकर के बैठ गए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को वीडियो एडिट करना नहीं आता, बड़ी खामी है। तो एक बार में वीडियो जो बन रहा है तो बन रहा है, अगर गड़बड़ हो गया शुरू में तो वीडियो वहीं पर से रोक करके फिर दोबारा शुरू से। आ गई बात समझ में? ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि थोड़ा रहम कीजिए, आप लोग भी वीडियो देखिए, सर की भी हेल्प कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नए वीडियो में।